Chapter 11 Tan Junction. Guys please like subscribe and share my channel. घंटी की मधुर ध्वनि आकाश में गूंज उठी। इसके तहत जीवंत माहौल भी अपने चरम पर पहुंच गया। स्टेडियम के ठीक उत्तर में 3 आकृतियां अगल बगल बैठी थीं। बाईं ओर का व्यक्ति शिक्षक मो था जो कल दिखाई दिया था। दाहिनी ओर वाला व्यक्ति दुबले पतले चेहरे वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसका चेहरा तनावग्रस्त था और आंखें थोड़ी धसी हुई थीं। वह काफी सख्त नजर आ रहे थे। ओह, इस बार अकादमी प्रतियोगिता पहले से कहीं अधिक जीवंत लग रही थी। दोनों व्यक्तियों के बीच मुख्य सीट पर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। वह नीचे के उग्र वातावरण को देखकर मुस्कुराया और हंसा। पिछली अकादमी प्रतियोगिताओं के लिए स्थिति काफी हद तक स्पष्ट थी, लेकिन इसकी भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल है। शिक्षक मो ने मुस्कुराते हुए कहा, भविष्यवाणी करना कठिन क्यों है? लियू यान वर्तमान में आध्यात्मिक आंदोलन चरण के प्रारंभिक चरण में है। उसके मानव स्तर के आध्यात्मिक स्पंदन के साथ संभवतः उसे स्वर्ग वर्ग में भी काफी ऊपर स्थान दिया जाएगा। हालांकि म्यू चेन बहुत अच्छे हैं, फिर भी उनमें और लियू यान के बीच थोड़ा अंतर है। दाहिनी ओर बैठे कठोर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने होंठ सिकोड़ लिए थे। वह पश्चिम शाखा के लिए उच्चतम स्तर का प्रशिक्षक था। वह स्वाभाविक रूप से चाहता था कि पश्चिम शाखा के छात्र सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करें। शिक्षक शी, नीचे देखना बुद्धिमानी नहीं है ऐसे व्यक्ति पर जो आध्यात्मिक मार्ग के लिए योग्य है। शिक्षक मो ने बुदबुदाया, दुर्भाग्य से ये केवल उन लोगों के लिए कहा जाता है जो आध्यात्मिक मार्ग के परीक्षण से सफलतापूर्वक गुजरे हैं। कठोर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बोलते हुए अपना सिर हिलाया। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने उन दोनों के बीच विवाद सुना और मुस्कुराया। जाहिर है वह लंबे समय से इसका आदी था। उसकी उलझी हुई आंखें पूर्व की ओर वाली सीट की ओर देख रही थी। शाखा और पतले शरीर वाले एक लड़के के पास रुका। उसने कहा, यह अफसोस की बात है, हमारे उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक समय से आध्यात्मिक मार्ग के लिए योग्य कोई व्यक्ति नहीं है। इस म्यू चेन ने योग्यता प्राप्त की, फिर भी उन्हें आधे रास्ते से ही बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग के अंतिम चरण का कभी अनुभव नहीं किया, इसलिए आध्यात्मिक मार्ग के भीतर उनका 1 साल का परीक्षण व्यर्थ माना गया। इससे उनके प्रशिक्षण का 1 साल का समय भी बर्बाद हो गया। शिक्षक मो ने अफसोस के साथ सिर हिलाया। वे नहीं थे आध्यात्मिक मार्ग के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित करने में सक्षम। हालांकि यदि वे परीक्षण के अंतिम चरण से सफलतापूर्वक गुजर गए तो वे आध्यात्मिक ऊर्जा सशक्तिकरण प्राप्त करने में सक्षम थे। यदि वे बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति थे तो उनके लिए आगे बढ़ना असंभव नहीं था। आध्यात्मिक घूर्णन चरण या यहाँ तक कि एक रात के भीतर आत्मा चरण। मूल रूप से यदि म्यू चेन परीक्षण से गुजर जाता तो वह उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में युवा पीढ़ी का सबसे मजबूत व्यक्ति बन जाता। 5 महान अकादमियों के लिए जगह भी उसके हाथ में उचित रूप से दी जाएगी और योग्यता के लिए कोई भी उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। उस समय लियू मुबाई जैसा व्यक्ति भी उससे नीचे ही रह सकता था। हालांकि किसने उम्मीद की होगी आधे रास्ते से बाहर निकाले जाने की यह अप्रत्याशित घटना। म्यू चेन आध्यात्मिक मार्ग से सबसे मूल्यवान आध्यात्मिक ऊर्जा सशक्तिकरण प्राप्त करने में विफल रहा और उसे आधे रास्ते से ही बाहर निकाल दिया गया। इस वजह से उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित करने में पूरा 1 साल का समय बर्बाद कर दिया था। प्रिंसिपल जियो, म्यू चेन ने आध्यात्मिक मार्ग में क्या किया? उसे आधे रास्ते से बाहर क्यों निकाला जाएगा? मैं उस लड़के की प्रतिभा जानता हूँ, उसका स्वभाव भी उत्कृष्ट है। खराब नतीजों के कारण उन्हें कभी भी बाहर नहीं किया गया होगा। शिक्षक मो ने भौहें चढ़ा दी। वह पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह केवल ये जानता था कि म्यू चेन ने आध्यात्मिक मार्ग के भीतर किसी प्रकार का हंगामा किया था, लेकिन उसे विवरण की जानकारी नहीं थी। जब उसने ये प्रश्न सुना तो कठोर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के प्रिंसिपल की ओर भी देखा। जाहिर है कि वह भी इसके बारे में उत्सुक थे। दूसरी ओर प्रिंसिपल जियो ने ये सवाल सुनते ही धीरे से अपनी दाढ़ी को सहलाया और कड़वी मुस्कान दी। उन्होंने कहा, मैं इसके बारे में बहुत निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आध्यात्मिक मार्ग में उन्होंने जो हंगामा मचाया वह छोटा नहीं था। इसने 5 महान अकादमी के उच्च अधिकारियों को भी चौंका दिया। शिक्षक मो और कठोर मध्य वृद्ध व्यक्ति दोनों स्तब्ध थे। उनकी आंखों में संदेह था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि म्यू चेन ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया है जो पूरी दुनिया को चौंका देगी। ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। घंटी पहले ही बज चुकी है। यह घोषणा करने का समय है कि अकादमी प्रतियोगिता शुरू हो गई है। ये स्पष्ट था कि प्रिंसिपल जियो इसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहते थे और उन्होंने बोलते ही तुरंत अपना हाथ हिला दिया।
शिक्षक मो ने उन्हें बोलते हुए सुनने के बाद सिर हिलाया। वह खड़ा हुआ और सारी जगह पर नजर डाली। प्रत्येक छात्र के कानों में एक गहरी, सशक्त आवाज गूंजती है। अब समय आ गया है, अकादमी प्रतियोगिता शुरू हो गई है। याद रखें, आपको दो शाखाओं के बीच द्वंद्व के दौरान मारने की अनुमति नहीं है। आप सभी को पहले से ही नियम पता होने चाहिए। जो लोग रिंग में उतरते हैं उनके पास अपने विरोधियों को चुनौती देने का अवसर होता है। हालांकि आपके पास केवल एक ही मौका है, इसलिए आपको अपनी सीमाएं जाननी चाहिए और एक उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी चुनना चाहिए। हाँ, आयोजन स्थल के भीतर मानव के घने झुंड ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। चूंकि यह ऐसा है, शिक्षक मो ने सिर हिलाया और हाथ हिलाया। हाथ, चलो शुरू करें। जैसे ही उसका हाथ नीचे गिरा, एक और तेज घंटी की आवाज आई। ये लगभग पूरी उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में फैल गया। लियू जियोंग, जल्दी करो और यहाँ आओ। मैं तुम्हें बहुत समय से नापसंद करता हूँ। चेन टोन, तुम्हें भी सामने आना चाहिए। इस बार मैं तुम्हें पिछली बार के बराबर पैसे चुकाऊंगा। म्यू चेन ने कार्यक्रम स्थल के अंदर गंदे दृश्य को देखा। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हालांकि इनमें से अधिकांश द्वंद्व सामान्य थे, इसलिए उन्होंने इसकी बहुत अधिक परवाह नहीं की। वह कभी कभार ही वेस्ट ब्रांच के लियू यान की ओर देखता था। लियू यान भी उसे उदासीनता से घूर रहा था। अब तक उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में हर कोई जानता था कि लियू यांग ने अकादमी प्रतियोगिता के दौरान म्यू चेन को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुनने के बारे में उल्लेख किया था। इस प्रकार पश्चिम शाखा में किसी ने भी उसे पहले चुनौती देने का साहस नहीं किया। बेशक म्यू चेन की ताकत के साथ वेस्ट ब्रांच के छात्र यह भी जानते थे कि एकमात्र व्यक्ति जो उनके प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य था वह लियू यांग था। वे ईस्ट और वेस्ट ब्रांच अर्थ क्लास के दो सबसे उत्कृष्ट छात्रों के बीच द्वंद्व का इंतजार कर रहे थे। म्यू चेन को उस ठंडी नजर की परवाह नहीं थी जो लियू यांग ने उसकी ओर दी थी। वह कभी कभी तान कियान एर से धीरे से बात करता था जो उसके बगल में थी। हालांकि इस कार्रवाई के कारण लियू यांग को और भी अधिक दांत पीसने पड़े। स्टेडियम के भीतर द्वंद्व काफी जीवंत थे। हालांकि जिन लोगों ने सबसे अधिक रुचि आकर्षित की वे अर्थ क्लास के भीतर उच्च रैंक वाले छात्र थे, क्योंकि केवल वे द्वंद्व ही रैंकिंग बदल पाएंगे। वह हमारी ईस्ट ब्रांच के टैन किनशान है। निश्चित रूप से उसने कार्रवाई की। सुलिंग, जो उसके बगल में था, ने अचानक एक उत्साहित चिल्लाया। म्यू चेन की नजर भी उसके पीछे पीछे चली और देखने लगी। उनसे कुछ ही दूरी पर काले कपड़ों में एक लड़का खड़ा हुआ और एक रिंग की ओर चला गया। लड़का काफी पतला लग रहा था और उसका चेहरा थोड़ा पीला लग रहा था। हालांकि उसने अपना दृढ़ संकल्प दिखाने के लिए अपने होठों को कसकर भींच लिया। वह न बोला न मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने आसपास की आवाजें नहीं सुनी हो। टैन किनशान, म्यू चेन ने काले कपड़े पहने लड़के को देखा और थोड़ा चौंक गई। वह उससे कुछ परिचित था। नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी में आने से पहले तान किनशान को ईस्ट ब्रांच अर्थ क्लास में सबसे मजबूत व्यक्ति माना जाता था। अब भी वह अर्थ क्लास के छात्रों के बीच शीर्ष 5 में पहुंचने में सक्षम होगा। टैन किनशान ने भी म्यू चेन की नजर पर ध्यान दिया। उसका शरीर एक पल के लिए रुक गया और उसने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसके खामोश और मुस्कुराए चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी। शुभकामनाएं, म्यू चेन ने उसे मुस्कुरा दिया। हालांकि वे उनके बहुत करीब नहीं थे, फिर भी वे पूर्वी शाखा के छात्र थे और इसलिए वह टैन किनशान को नापसंद नहीं करता था। टैन किनशान ने सिर हिलाया। फिर वह एक रिंग पर कूद गया। अचानक कई लोगों की निगाहें सीधे उसकी ओर चली गईं। पूर्वी शाखा के भीतर टैन किनशान की काफी प्रतिष्ठा थी। मुझे आश्चर्य है कि वह किसे चुनौती देने जा रहा है। कुछ लोग फुसफुसाए और उनकी आंखें जिज्ञासा से भर गईं। पश्चिम शाखा के भीतर शायद ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जिन्हें टैन किनशान एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में मानेंगे। ठीक है, लियू यांग। कई निगाहों के बीच टैन किनशान की नजर सीधे पश्चिम शाखा के सामने एक आकृति पर पड़ी। उनकी शांत आवाज ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। वह वास्तव में लियू यांग को चुनौती देना चाहते हैं। कई छात्र एक दूसरे की ओर देखने लगे। हालांकि टैन किनशान को पृथ्वी वर्ग में उच्च रैंक वाला व्यक्ति माना जाता था, लेकिन उसके और लियू यांग के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह उन्हें चुनौती देने की पहल करेगा। वेस्ट ब्रांच की सीटों के भीतर लियू यांग भी एक पल के लिए चौंक गए। शीघ्र ही उसकी आंखें उदास हो गईं। वर्तमान में म्यू चेन को किसी ने चुनौती नहीं दी है, फिर भी उसे पहले ही चुनौती दी गई थी। क्या इससे दूसरों को यह महसूस नहीं होगा कि लियू यांग की धमकी म्यू चेन से कमजोर थी? अभिमानी आदमी।
लियू यांग उठ खड़ा हुआ। उस गमगीन माहौल के कारण आसपास के वेस्ट ब्रांच के छात्र सहम गए। ये स्पष्ट था कि लियू यांग इस समय काफी भयानक थी। लियू यांग सीधे रिंग में कूद गई। उसने टेन किनशान को देखा, फिर उसने म्यू चेन को देखा। उन्होंने भावशून्य भाव से कहा, क्या तुम्हें पहले मेरा परीक्षण करने के लिए कोई मिला? जब उनकी आवाज धीमी हो गई, तो उन्होंने म्यू चेन की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया और टेन किनशान की ओर देखा। उसने जो मुस्कुराहट दी वह थोड़ी भयानक थी। अज्ञानी कचरा, क्या तुम अब भी सोचते हो कि तुम ईस्ट ब्रांच अर्थ क्लास में नंबर 1 व्यक्ति हो? टेन किनशान ने लियू यांग को देखा। उसकी आंखें और भी गंभीर हो गईं। वह एक समय ईस्ट ब्रांच अर्थ क्लास का सबसे मजबूत छात्र था। हालांकि बाद में वह उपाधि म्यू चेन को हस्तांतरित कर दी गई, लेकिन उनके गौरवपूर्ण व्यक्तित्व ने कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण जारी रखा। म्यू चेन के साथ उन्होंने जो रिश्ता साझा किया वह एक प्रतिस्पर्धी रिश्ते जैसा था। आखिरकार वे दोनों पूर्वी शाखा के छात्र थे, इसलिए वह म्यू चेन के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेंगे। हालांकि अगर वह यहाँ लियू यांग को हराने में सक्षम था, तो उसे अपना पहला स्थान वापस पाने में सक्षम होना चाहिए। टेन किनशान ने उसकी हथेलियों को कसकर पकड़ लिया। एक गहरी पीली आध्यात्मिक ऊर्जा उसके पूरे शरीर में उमड़ पड़ी और अंततः उसकी बाहों के चारों ओर लिप गई। उसके शरीर से धीरे धीरे एक भयंकर, प्रभावशाली ढंग से निकलने लगा। यह आध्यात्मिक ऊर्जा सु लिंग और अन्य आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने टेन किनशान की बाहों के ऊपर आध्यात्मिक ऊर्जा को देखा। वह आध्यात्मिक आंदोलन चरण में भी आगे बढ़े। प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।